नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों हम कर रहे हैं आरईएस मेंस की प्रिपरेशन। और आरईएस की मेंस की जो प्रिपरेशन है उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएस 1 से जुड़ा हुआ है। इसमें आपके यूनिट नंबर 3 है और यूनिट नंबर 3 में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन। इस प्रबंधन से जुड़ा हुआ ही टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। अब देखिए आपके एग्जाम में यहाँ से 2 नंबर का सवाल भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है और 10 का भी आ सकता है। अब मेरे द्वारा पढ़ाई गई अगर मटेरियल का आप यूज करोगे तो आपके यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2 में से आपको 2 मिलेंगे, 5 का क्वेश्चन में आपको 5 में से 4 मिलेंगे और 10 वाले में 7 से लेके 8 मार्क्स आपको मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स होते हैं। 4 5 में से और 7 से 8 10 में से, और दो वाले में आपको 2 में से 2 मिलने की संभावना। तो सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम डिटेल से इसमें चर्चा करेंगे। तो इस एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम में देखो, सबसे पहले हम उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है उसकी डेफिनेशन के बारे में, उसका क्या इंपॉर्टेंस है यानी क्या महत्व है। इसके बाद में उद्यमिता से जुड़े हुए बिजनेस इंक्यूबेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे, इसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में अगला आएगा हमारा स्टार्टअप्स, जो कि इनोवेशन के इंजन कहलाते हैं। स्टार्टअप्स क्या होते हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं, और केस स्टडी भी पढ़ेंगे हम, जिसमें सिलिकॉन वैली की केस स्टडी को लेंगे स्टार्टअप्स में। इसके बाद में अगला हमारा टॉपिक होगा यूनिकॉर्न, जिसमें हम जिसको हम स्टार्टअप का शिखर बोलते हैं। यूनिकॉर्न क्या होता है, यूनिकॉर्न की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और केस स्टडी में हम लेंगे उबर की केस स्टडी। इसके बाद में वेंचर कैपिटल यानी उद्यम पूंजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उसकी डेफिनेशन को, उसकी भूमिका को, और एक केस स्टडी जो कि अमेजन की केस स्टडी रहेगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम एंजल निवेशक यानी एंजल इन्वेस्टर के बारे में, उनका क्या होते हैं, एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद में केस स्टडी में हम लेंगे व्हाट्सएप की केस स्टडी, एंजल निवेशक में हम व्हाट्सएप की केस स्टडी को पढ़ेंगे। इसके बाद में हमने जितने भी ये प्रमुख घटक पढ़े हैं, चाहे इंक्यूबेशन, स्टार्टअप, वेंचर कैपिटल हो, एंजल निवेशक हो, इन सब के तालमेल के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम स्टार्टअप्स में या जो भी उद्यमिता है उसमें कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है, व्यापार क्यों बंद हो जाता है, उसके बारे में शॉर्ट में चर्चा करेंगे। इसके बाद में सरकारी नीतियों और विनियमन यानी रेगुलेशन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और अंत में हम एक निष्कर्ष के बारे में चर्चा करेंगे कि हमें किस प्रकार से एक कंक्लूजन लिखना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को। इसमें सबसे पहले हम उद्यमिता को समझते हैं, उद्यमिता क्या है। तो उद्यमिता एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। किस चीज़ की प्रक्रिया है, बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया। जब भी कोई बिजनेस शुरू किया जाता है तो सबसे पहले उस बिजनेस के अवसरों की पहचान की जाती है, यानी कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उस बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसकी पहचान की जाती है। उसके बाद में उस बिजनेस का निर्माण किया जाता है और उसको लीड किया जाता है, यानी कि उसका पीछा किया जाता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद में उसका निर्माण किया जाता है और उसके बाद में उसको लीड किया जाता है। ये सभी चीज़ें करने में जोखिम जरूर रहता है, तो उस जोखिम की इच्छा के साथ नवाचार करना, किसी भी बिजनेस में नवाचार करके उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उद्यमशीलता कहलाती है। तो ये उद्यमिता की डेफिनेशन। इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए कि उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो उद्यमिता उभरती और विकसित दोनों अर्थव्यवस्थाओं में, देखो हमारा जो देश है भारत, वो एक विकसित देश है, और विकसित देश के लिए जो उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, एक रामबाण का काम करती है, उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए अहम योगदान देती है। आप सभी को पता है कि हमारे देश में 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें सेवा क्षेत्र में भारत सबसे आगे है, यानी सेवा क्षेत्र में लीड कर रहा है। तो सेवा क्षेत्र का ही पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उभरती और विकसित दोनों अर्थव्यवस्थाओं में एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और नवाचार के लिए एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है उद्यमिता। यानी इससे आर्थिक विकास होगा, रोजगार सृजन होंगे और नवाचार होंगे, नए नए नवाचार होंगे, तो जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलने में और भी ज़्यादा सहायता मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस इंक्यूबेशन और उसकी भूमिका। सबसे पहले देखो बिजनेस इंक्यूबेशन क्या होता है। तो बिजनेस इंक्यूबेशन एक समर्थन प्रक्रिया है जो कि प्रारंभिक चरण के जो स्टार्टअप्स होते हैं उनकी वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए उनको संसाधन अवेलेबल करवाती है, उनको सलाह यानी एडवाइस, इसके अलावा बुनियादी ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है।
तो बेसिक डेफिनेशन ये है इसकी कि ये एक समर्थन प्रक्रिया है जिसमें जो भी स्टार्टअप्स शुरू होते हैं उनको उनकी वृद्धि और विकास के लिए संसाधन, सलाह और बुनियादी ढांचा प्रदान करती है। यदि इसका महत्व पूछा जाए कि महत्व क्या है, तो जो बिजनेस इंक्यूबेटर है वो स्टार्टअप्स को क्या करते हैं, ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा मेंटरशिप, फंडिंग, नेटवर्किंग अवसर अवेलेबल करवाते हैं और महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे उन बिजनेस की जो शुरुआती चुनौतियां हैं उनसे निपटने में उनको मदद मिलती है और उनके जो ग्रोथ में भी अहम भूमिका निभाते हैं। अगला टॉपिक है स्टार्टअप्स। और स्टार्टअप्स को इनोवेशन के इंजन कहा जाता है क्योंकि इनमें इनोवेशन करके जो हमारी इकोनॉमी होती है उस इकोनॉमी में ग्रोथ में अहम योगदान दिया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्टअप क्या होता है, तो स्टार्टअप नवीन विचारों वाले नव स्थापित व्यवसाय होते हैं। जो नए व्यवसाय स्थापित किए जाते हैं नए विचारों के साथ, उन्हीं को स्टार्टअप्स कहा जाता है, जो आमतौर पर प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के द्वारा संचालित होते हैं। और इनका लक्ष्य क्या होता है, तेजी से विकास और मापनीयता यानी स्केलेबिलिटी, यानी उस कंपनी को या उस स्टार्टअप को क्या करना है, आगे तक बढ़ाना है। तो इनका ये अहम लक्ष्य होता है कि तेजी से विकास करना और स्केलेबिलिटी को अपनाना। स्टार्ट के लक्षण के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो इसमें नवाचार यानी इनोवेशन होती है, गतिशीलता होती है, इसके बाद में मापनीयता यानी स्केलेबिलिटी होती है। इसके अलावा इनका एक लक्ष्य और होता है अद्वितीय समस्याओं को हल करना, यानी हमारे समाज में जो भी समस्या हैं उनको सुलझाने का काम करती है स्टार्टअप्स। ध्यान देना स्टार्टअप की सामान्य विशेषताएं हैं। इसके बाद में यदि हम केस स्टडी की बात करें स्टार्टअप्स में, तो जो सिलिकॉन वैली है, आपको पता होगा सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र है। और वहीं पर जो भी एप्पल, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां हैं उनकी शुरुआत वहीं से स्टार्टअप के रूप में हुई थी और आज वो कंपनियां $बिलियन कंपनियां बन चुकी हैं। तो आप ये जो सिलिकॉन वैली की जो केस स्टडी है उसको पुट कर सकते हो स्टार्टअप्स में। अगला टॉपिक है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब होता है स्टार्टअप का शिखर। देखो यूनिकॉर्न होता क्या है, तो यूनिकॉर्न एक प्रकार से जो स्टार्टअप होता है उसी का सिंबल होता है। और कैसा सिंबल होता है, जो कंपनियां $1 बिलियन का जो मूल्य है वो प्राप्त कर लेती हैं, यानी कि उनकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन हो जाती है, तो उनको यूनिकॉर्न का नाम दे दिया जाता है कि ये कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी है। यदि आपसे महत्व पूछा जाए तो यूनिकॉर्न नवीन उद्यमिता की सफलता का प्रतीक है, यानी कि ऐसे स्टार्टअप्स जो कि शुरू होकर $1 बिलियन या $1 बिलियन से आगे चले जाते हैं तो उनको यूनिकॉर्न का दर्जा दे दिया जाता है, जिससे जो निवेशक होते हैं यानी कि जो इन्वेस्टर होते हैं उनका ध्यान आकर्षण होता है और वो और ज़्यादा उसमें क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो जो स्टार्टअप है और अधिक ग्रोथ करता है। यदि आपसे केस स्टडी की बात करें तो यहाँ पे आप केस स्टडी पुट कर सकते हो उबर की। उबर एक राइडिंग शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, आप सभी ने यूज किया होगा। यूनिकॉर्न का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसने ये एक टैक्सी उद्योग है और टैक्सी उद्योग में इसने स्टार्टअप से शुरू करके आज 70 बिलियन से अधिक का वैल्यूएशन प्राप्त कर लिया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट केस स्टडी है जो कि आप यूनिकॉर्न में रख सकते हो। अब आपको एग्जाम से पहले 2023 में कितने स्टार्टअप्स कितने यूनिकॉर्न्स हैं, इंडिया में कितने यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं 2023 में, तो आपको एग्जाम से पहले इसका डेटा देख के जाना है और उस डेटा को भी आप पुट कर देना 2023 में भारत में इतने यूनिकॉर्न बने, जिससे कि आपका जो आंसर है और भी रिच हो जाए। ठीक है, तो ये आपको केस स्टडी पुट करनी है यूनिकॉर्न में। अगला टॉपिक है वेंचर कैपिटल या फिर इसको बोलते हैं हम उद्यम पूंजी, और इसकी भूमिका के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो उद्यम पूंजी यानी कि वेंचर कैपिटल क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये कोई कंपनी है, एक कंपनी है, इसके पास अभी क्या है 100% शेयर है। ठीक है, अपने पास 100% शेयर है इस कंपनी के पास। अब मान लीजिए कोई एक निवेशक आता है, इन्वेस्टर आता है, उसने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने के बदले उसने इसका जो शेयर है वो 20% परचेज कर लिया। अभी 80% तो कंपनी के पास में है, उस 20% इस इन्वेस्टर के पास में, मान लेते हैं इन्वेस्टर नाम का है, बी नाम का है, तो इस बी इन्वेस्टर ने 20% स्टेक इसमें खरीद लिए। अब स्टेक खरीदने से क्या फ़ायदा होगा कि ये जो इन्वेस्टर है ये चाहेगा कि ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेगी तो इसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो ये क्या करेगा, इस कंपनी को एक प्रकार से हैंड होल्डिंग भी प्राप्त करेगा, यानी कि इसमें इसके विकास में योगदान देगा, इसमें जो भी इनोवेशन होगा वो इनोवेशन के लिए प्रेरित करेगा, और कोई अगर पूंजी की आवश्यकता होगी तो ये पूंजी भी इसमें पुट करेगा, जिससे कि इस कंपनी का या इस स्टार्टअप का क्या होगा,
विकास हो। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। अब यदि आपसे केस स्टडी की बात करें तो अमेजन की केस स्टडी आप पुट कर सकते हो इसमें। देखो, अमेजन शुरुआत में क्या था, एक ऑनलाइन बुक स्टोर था, यानी कि अपनी वेबसाइट पे ये क्या करता था, केवल बुक्स ही क्या करता था, सेल करता था। इसके बाद में जो उद्यम पूंजी है, वेंचर कैपिटल्स इसमें आए और वेंचर कैपिटल्स ने इसमें इन्वेस्ट किया, जिससे कि आज ये सबसे बड़ी ई कॉमर्स, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई है और $1 बिलियन कंपनी बन गई है, जो कि स्टार्टअप से शुरू हुई थी और आज $1 बिलियन कंपनी बन गई। तो जो वेंचर कैपिटल होते हैं या जिसको हम उद्यम पूंजी बोलते हैं, इसका अधिक महत्व है। अगला टॉपिक है एंजल निवेशक और उनका महत्व यानी उनकी इंपॉर्टेंस। देखो, एंजल निवेशक क्या होते हैं? ये ऐसे निवेशक हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है और ये क्या करते हैं, कोई भी जो स्टार्टअप होते हैं उसके आइडिया पे पैसा लगाते हैं। यानी कि ये देखते हैं कि कोई स्टार्टअप का जो आइडिया है वो कितना अच्छा है और उनको ये लग जाता है कि ये स्टार्टअप इन फ्यूचर में चलता है, तो ये वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही निवेशकों को एंजल निवेशक कहते हैं, एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। और ये विकास के शुरुआती चरणों में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। यदि भूमिका की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो ये प्रारंभिक पूंजी प्रदान करते हैं और उस स्टार्टअप को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे कि उस स्टार्टअप का विकास हो सके, क्योंकि अगर विकास होगा तो जो एंजल निवेशक हैं इनको भी लाभ होगा। यदि केस स्टडी की बात करें तो इसमें आप व्हाट्सएप की केस स्टडी को पुट कर सकते हो। व्हाट्सएप क्या था, शुरुआत में स्टार्टअप ही था, तो स्टार्टअप के बाद में जो एंजल इन्वेस्टर थे उन्होंने इन्वेस्ट किया, जिससे कि इस कंपनी ने काफ़ी ग्रोथ किया और अंततः जो फेसबुक थी उसने इस व्हाट्सएप को $19 बिलियन में क्या कर लिया था, परचेज कर लिया था, उसका अधिग्रहण कर लिया था। तो जो एंजल निवेशक हैं या एंजल इन्वेस्टर हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगला टॉपिक है प्रमुख घटकों के बीच में तालमेल। अभी हमने जो भी पढ़े हैं, इंक्यूबेशन, स्टार्टअप, वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप, ये एंजल इन्वेस्टर, इन सभी के बीच में क्या तालमेल है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले है उनकी इंक्यूबेशन स्टार्टअप बंधन, या इनके बीच में क्या तालमेल है। तो इंक्यूबेशन स्टार्टअप के लिए लॉन्च पैड है, और आपको पता होगा कि राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में जो बजट पास किया था उसमें हर जिले में 2 लॉन्च पैड, जो कि स्मॉल लॉन्च पैड होंगे, जो इंक्यूबेटर होते हैं उनका स्मॉल वर्जन लॉन्च किया है, जिससे कि जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनमें इनोवेशन डेवलप किया जा सके, उद्यमशीलता के प्रति इनोवेशन डेवलप किया जा सके। तो ये भी आप डाल सकते हो। तो इंक्यूबेटर स्टार्टअप के लिए लॉन्च पैड के रूप में कार्य करते हैं, जो कि बुनियादी ढांचे, मेंटरशिप और नेटवर्किंग सहित महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद में वेंचर कैपिटल और स्टार्टअप की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं वेंचर कैपिटल्स, और उनके जो विकास और विस्तार हैं उसमें अहम योगदान देते हैं, जिससे कि जो कंपनी है वो स्केलेबल हो, यानी उसका विस्तार हो और एक यूनिकॉर्न बनने में मदद मिल सके। इसके बाद में अगला हमारा जो घटक है वो है एंजल निवेशक और प्रारंभिक चरण की फंडिंग। मैंने बताया कि ये जो एंजल निवेशक हैं ये आइडिया पे पैसे लगाते हैं और प्रारंभिक चरण में लगाते हैं, यानी फंडिंग प्रदान करते हैं, जिससे कि जो स्टार्टअप है उसका ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं चुनौतियों और व्यापार के बंद होने के बारे में, यानी कि जो उद्यमशीलता है उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और कई बार जो स्टार्टअप्स हैं वो क्यों बंद हो जाते हैं। तो देखो, हितों को संतुलित करना अहम हिस्सा है उद्यमशीलता का, यानी कहने का मतलब ये है कि आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता की संभावित परस्पर विरोधी लक्ष्यों को सामंजस्य स्थापित करना एक स्टार्टअप के लिए बहुत जरूरी है। यदि स्टार्टअप को चलना है तो उसको समाज से और पर्यावरण से और आर्थिक विकास से कदम मिला के चलना पड़ेगा, तभी वो है स्टार्टअप ग्रोथ कर सकता है। इसके बाद में राजनीतिक और आर्थिक बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। निहित स्वार्थ, अल्पकालिक सोच और आर्थिक दबावों से संबंधित बाधाओं पर काबू पाना भी एक स्टार्टअप के लिए या एक उद्यमशीलता के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सरकारी नीतियों और विनियमन यानी रेगुलेशन के बारे में। तो सरकारें निवेश प्रोत्साहन एजेंसियां बना के रखती है, जिससे कि जो स्टार्टअप्स होते हैं उन स्टार्टअप्स की हेल्प की जा सके, और जिससे कि देश में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सके, जो कि इकोनॉमी को क्या करता है, एक प्रकार से बूस्ट करता है। फिर बात करते हैं निवेश प्रोत्साहन की। तो सरकारें FDI को आकर्षित करने के लिए अक्सर कर प्रोत्साहन, टैक्स में छूट देती है, सब्सिडी प्रदान करती है तथा कुछ अन्य लाभ भी प्रदान करती है, जैसे कि भूमि प्रदान करती है, इसके अलावा फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करती है। तो ये सब चीज़ें प्रदान करने से एक स्टार्टअप को ग्रोथ मिलती है। फिर है नियामक ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक पारदर्शी और सुसंगत नियामक ढांचा
निवेशकों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है और एक स्टार्टअप के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जितना सुसंगत ढांचा रहेगा किसी स्टार्टअप के लिए, इन्वेस्टर उतने ही ज़्यादा आकर्षित होंगे, उतने ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अंत में हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। एक उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें इनक्यूबेशन, स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, उद्यम पूंजी यानी कि वेंचर कैपिटल, एंजल निवेशक शामिल हैं, आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक हैं, यानी एक इम्पोर्टेंट ड्राइवर है। एफडीआई से जुड़े विभिन्न रूपों, प्रकारों, कारकों और लाभों और चुनौतियों को समझना नीति निर्माताओं और निवेशकों के लिए समान रूप से आवश्यक है। यानी कि जो पॉलिसी मेकर हैं उनके लिए भी समझना आवश्यक है और इन्वेस्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। उचित रूप से प्रबंधित उद्यमिता वृद्धि और विकास के लिए उत्प्रेरक यानी एक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करती है, जबकि अनियंत्रित उद्यमशीलता गतिविधियों से प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। यानी अनियंत्रित उद्यमशीलता नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक डेंजर साबित हो सकती है। इसलिए किसी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए उद्यमिता के लाभों का दोहन करने के लिए उचित नीतियों और विनियमों को तैयार करना और लागू करना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट की, यानी कि आपको आंसर किस फॉर्मेट में लिखना है एग्जाम में। अब मान लीजिए यदि आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आता है मान लीजिए कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, ये तीनों चीज़ें लिखनी है। छोटी छोटी डेफिनेशन, एक तो छोटी डेफिनेशन लिखनी है, इसके बाद में इसके 2-3 पॉइंट बताने हैं लक्षण में, और एक सिलिकॉन वैली की जो केस स्टडी है वो आपको डाल देनी है, जिससे कि आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाए। ठीक है। यदि आपका 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर में आपको क्या करना है, एक डायग्राम भी बनाना है, और डायग्राम बनाने के अलावा आपको क्या करना है, एक सटीक आंसर लिखना है जिसमें डेफिनेशन, लक्षण हो यानी उसकी भूमिका हो और एक केस स्टडी हो। और अगर 10 नंबर का है तो 10 नंबर में क्या करोगे आप, ये पूरी चीज़ लिखोगे। कैसे, एक तो आपको जो उद्यमशीलता का इकोसिस्टम है वो बनाना है, किस प्रकार से, इस प्रकार से डायग्राम बना देना है, और उसमें यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ तो लिखोगे उद्यमशीलता इकोसिस्टम, और यहाँ पे आप लिखोगे कैसे, यहाँ पे सबसे पहले तो आप लिखोगे बिजनेस इनक्यूबेशन। ठीक है, इनक्यूबेशन। फिर इसके बाद में यहाँ पे लिखोगे आप स्टार्टअप। तो ये जो भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो सारे पॉइंट इस प्रकार से आप एक डायग्राम बना दोगे। डायग्राम बनाने के बाद में बिजनेस इंक्यूबेशन में जाओगे और वहाँ पे आप लिखोगे छोटी सी उसकी डेफिनेशन और उसका महत्व बता दोगे। इसी प्रकार हर पॉइंट के बारे में आप बता दोगे तो आपको 10 में से 7 से लेकर 8 मार्क्स मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर को फॉर्मेट करना है एग्जाम में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं मैनेजमेंट को धीरे धीरे ऐसे ही आपके टॉपिक्स में कंप्लीट करवा दूंगा, फिर अपन अदर सब्जेक्ट पे स्विच करेंगे। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करके बताइए कि किस प्रकार का आपको लगा ये लेक्चर। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें और भी अच्छा आपको सहायता मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।